भारत ने अब वो फॉर्मूला अपना लिया है जिसे कहते हैं छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। भारत, यूएई, रूस ये तीनों देश मिलकर टेंशन देने लग रहे हैं और सारा गणित बिगाड़ रहे हैं बाइडेन का। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की को इतना महंगा पड़ेगा, ये तुर्की ने भी नहीं सोचा होगा जो भारत ने किया है। भारतीय सेना तुर्की के घर पे आखिर क्या करना चाहता है भारत, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं हो ये वही जो राम रची राखा, बाइडेन को सत्ता पर बिठा दिया अमेरिका का। अब वो दिन खत्म होता हुआ दिख रहा है। अपने ही पैरों पर सबसे बड़ी कुल्हाड़ी मार ली अमेरिका ने। यूक्रेन की जंग की वजह से जहां पश्चिमी देशों के रूस के साथ संबंध बिगड़े तो भारत के रिश्ते मजबूत हो गए। और मजबूत हो गए इसलिए मजबूत हो गए क्योंकि डिफेंस के हथियार खरीदने हमने बंद करना शुरू कर दिया था। आत्मनिर्भर प्लान और अलग अलग देशों से खरीदने वाली पॉलिसी, इसकी वजह से हमारे रूस के साथ रिश्ते खट्टे हो रहे थे। लेकिन जब ये यूक्रेन जंग शुरू हुआ और भारत ने तेल खरीदना शुरू कर दिया तो उसकी वजह से भारत और रूस के रिश्ते फिर से पटरी पर आने लगे। रूस से तेल खरीदने के मामले में भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। पहले स्थान पर चीन और दूसरे पर अमेरिका है। जंग की शुरुआत से ही भारत को रूस से सस्ता तेल मिल रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत इसके लिए जो पेमेंट कर रहा है ना, वो पेमेंट बाइडेन को एकदम से अच्छा नहीं लग रहा है। अमेरिका के लिए सबसे परेशानी की वजह है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा है, बल्कि नए आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। भारत और रूस के बीच तेल की खरीद मार्च में 1.64 मिलियन बैरल प्रतिदिन हुआ। और आपको बता दें नए आंकड़े ये बोल रहे हैं कि भारत का पारंपरिक तेल सप्लायर हुआ करता था इराक, और इराक की जगह अब रूस ने ले लिया है। रूस भारत को तेल सप्लाई करने के मामले में नंबर 1 पे पहुंच गया है। फरवरी से पहले रूस से 1% से भी कम खरीदता था और अब हो गया है 34%। तो बात तो रूस भारत की हो रही है। ये तो बड़ी लंबी कहानी है। हम लोग युद्ध खत्म हुए 1 साल हुए ये कहानी सुन रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। तो टेंशन बाइडेन को क्यों हो रहा है? बाइडेन ने तो बीच में कहा था कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, भारत तेल खरीदे। तो बाइडेन को टेंशन इसलिए हो रही है क्योंकि ये सारी जो पेमेंट होने लगी है ना, ये दिरहम में पेमेंट हो रही है। भारत युआन को तो नहीं चुन रहा है, चलो इसके लिए बाइडेन खुश हैं, लेकिन डॉलर को भी नहीं चुन रहा है। भारत कर रहा है दिरहम में पेमेंट, और दिरहम में पेमेंट करने का मतलब है यहाँ पर यूएई की भी एंट्री है। अब कुछ ऐसे बैंक हैं जो खुले तौर पर व्यापार कर रहे हैं, लेकिन वो नियम के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब जो व्यापार हो रहा है डॉलर में नहीं हो रहा है। 3 देशों की तिकड़ी अमेरिका के पूरे हिसाब किताब को बिगाड़ रही है। और बाइडेन ने जो लगाए ना नियम, वो सारे नियम बाइडेन के ऊपर उल्टे पड़ रहे हैं। वैसे मन में आएगा कि क्या हम बाइडेन के खिलाफ जा रहे हैं, चाइना के लिए हमें इस वक्त बहुत जरूरत है अमेरिका की, तो हमें साथ लेकर चलना चाहिए। तो आपको बता दें जियोपॉलिटिक्स में न तो दोस्त होता है और न ही दुश्मन होता है। सब अपने अपने देश और अपने अपने देश को बचाने के लिए काम करते हैं। अभी जैसे पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान को सभी ने छोड़ दिया है और डूबता हुआ पाकिस्तान जिसे किसी का सहारा नहीं मिल रहा है। यही पाकिस्तान की जगह सऊदी अरब जैसे देश हों तो जल्दी कोई पंगा नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि उनकी इकोनॉमी मजबूत है, सब संग चलने चाहेंगे। इसलिए भारत जो कर रहा है वो सही कर रहा है। खैर, जहां ये रही बात, तो वहीं दूसरी तरफ अर्दोगन को ना बहुत बड़ा झटका मिला है, और गद्दारी की जितनी बड़ी सजा अब भारत दे रहा है, इतना अर्दोगन ने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ये सब कुछ हो जाएगा। हमने चाइना के राष्ट्रपति, उनका भी स्वागत बहुत अच्छे से किया था। पीएम मोदी और जिनपिंग जब झूला झूल रहे थे तो मन में बहुत सारी बातें आ रही थी कि ये दोस्ती चलेगी।
हालांकि ये दोस्ती चली नहीं और गलवान में झूले के बदले में हमने डंडा खिलाना शुरू कर दिया। ये चीज भी जिनपिंग ने देखा कि अच्छे से आओगे तो झूला मिलेगा और घटिया तरीके से आओगे तो डंडा मिलेगा। तुर्की का मामला भी कुछ वैसा ही रहा। तुर्की में जब भूकंप आया तब भारत पहुंच गया मदद करने के लिए। 24 घंटे के अंदर भारत ने मदद पहुंचाई और मदद इस तरह की कि वहां की आम जनता खुद से बोलने लगी कि हम भारत को बहुत ज्यादा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। जिस तरीके से आप लोग हमारी मदद के लिए आए हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उस वक्त लगा कि शायद तुर्की सुधर जाएगा, लेकिन अभी भूकंप से निकला भी नहीं था ठीक से, पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ था ठीक से। तुर्की ने कश्मीर मामले में फिर यूएन में बयानबाजी कर दी। मतलब बता दिया कि ये वो कुत्ते की पूंछ है जो नाली में रखो तो पूंछ सीधी नहीं होगी लेकिन नाली टेढ़ी जरूर हो जाएगी। लेकिन तुर्की और अर्दोगन ये भूल रहा है कि जिस देश से पंगे ले रहा है वो देश अब बदल चुका है। भारत ने अब एक ऐसी थप्पड़ मारी है जिसकी गूंज तुर्की और पाकिस्तान दोनों में सुनाई दे रही है। हमने तो आपको बताया ही था कि किस तरीके से पाकिस्तान को सबमरीन के अब पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, इंजन भी नहीं मिल रहा है। ये एक तगड़ा वाला झटका था। अब दूसरा झटका ये दिया है कि भारत अपनी वायुसेना को उतार रहा है तुर्की के दरवाजे पर। पहले तुर्की के साथ हमारे संबंध अच्छे थे और ऐसे में भारत उसके आंतरिक मामलों पर बिल्कुल भी दखल नहीं देता था। तुर्की और तुर्की का जानी दुश्मन है ग्रीस, जिनके बीच झगड़ा है साइप्रस को लेकर। साइप्रस को लेकर उसी तरीके का झगड़ा है जिस तरीके का कश्मीर को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में है। ऐसे में ग्रीस हमेशा से भारत से मदद मांगता था कि आप हमारे साथ सैन्य संगठन कर लो, सैन्य गठबंधन कर लो, लेकिन भारत कभी ग्रीस के साथ नहीं जाता था क्योंकि तुर्की के साथ हमारे रिश्ते अच्छे थे। पर तुर्की ने जब खुद से ही रिश्ते बिगाड़ने शुरू कर दिए तो भारत ने भी ग्रीस के साथ चलना शुरू कर दिया और ग्रीस के साथ कई एमओयू भी साइन हो गए। और अभी तक एक चीज थी जो भारत ने नहीं किया था, वो था अपनी सेना को उतारना, और ये अब भारत करने जा रहा है। बात दरअसल क्या है, इस काम से भारत को दो फायदे होने वाले हैं। एक तो 18 अप्रैल को हो रहा है ग्रीस में एक अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास जिसमें भारतीय वायुसेना सुखोई 30 MKI विमानों के साथ पहुंच रही है। भारत के अलावे ग्रीस, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जॉर्डन, सऊदी अरब जैसे कई देश हैं। और इस युद्धाभ्यास में दूसरी सबसे बड़ी बात है F-16 फाइटर जेट के साथ भारत युद्धाभ्यास करेगा और ये F-16 वही फाइटर जेट है जिसके दम पर पाकिस्तान सेखी बघारता है। यानी इस युद्धाभ्यास में पूरी तरीके से भारत को देखने को मौका मिलेगा कि F-16 काम कैसे करता है और इसको नाकाम कैसे किया जा सकता है। खैर, भारत ने सही किया या नहीं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।